वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो मित्रों, आज हम पर्यावरण अध्ययन शुरू करने वाले हैं और आज हम सबसे पहला बेसिक टॉपिक ले रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं उससे संबंधित मेरे आपसे प्रश्न है। अगर आपको इन प्रश्नों के जवाब पता है तब आप इस वीडियो को भले ना देखें। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपकी तैयारी वास्तव में काफ़ी अच्छी है, आप किसी अच्छी संस्था से पढ़े हैं या फिर आपने सेल्फ स्टडी काफ़ी अच्छी कर रखी है, तब आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये वीडियो भले छोड़ सकते हैं। अगर नहीं पता है तो रुकिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और इन सभी प्रश्नों के जवाब जानिएगा। प्रश्न यहाँ से बनते हैं और बने हैं। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानते हैं। आखिर पर्यावरण होता क्या है? सबसे पहली बात यही आती है। तो मित्रों, पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द से बना हुआ है। और इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इन्वायरमेंट शब्द का अर्थ होता है आवृत करना या फिर चारों ओर से घेरा हुआ आवरण या फिर चारों ओर से ढक लेना। अगर वास्तव में कहा जाए तो पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण। ओके, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर से घिरा हुआ आवरण। ओके, अर्थात एक ऐसा आवरण जिससे सारा जगत घिरा हुआ है, या फिर आप कहीं पर खड़े हुए हैं स्पेसिफिक, आपके चारों तरफ जो भी है, जो भी स्थल मंडल है, जल मंडल है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपके लिए? आप बीच में खड़े हैं तो आपके लिए ये पर्यावरण हो जाएगा। अगर आप यहाँ की बजाय अगर आप यहाँ खड़े हैं तब आपके चारों तरफ का एरिया क्या हो जाएगा? आपके लिए पर्यावरण हो जाएगा, चाहे तो वो जल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है। तो मित्रों, पर्यावरण को अध्ययन के लिए दो भागों में बांटा गया, भौतिक या अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। केवल अध्ययन की दृष्टि से बांटा गया। उसके बाद भौतिक या अजैविक पर्यावरण को 3 घटकों में बांटा गया और जैविक पर्यावरण को 2 घटकों में या 2 कारकों में बांटा गया। भौतिक कारक, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के भौतिक या अजैविक कारक कौन कौन से हैं? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल ये अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत या भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है वनस्पति और जंतु पर्यावरण। इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, वो जैविक पर्यावरण कहलाता है। जो भी पर्यावरण के जैविक घटक या कारक मिलकर जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं। कौन से? जैविक घटक मिलकर के जैविक पर्यावरण की रचना करते हैं और भौतिक घटक मिलकर भौतिक पर्यावरण की रचना करते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है इनके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के कारक देखे लेते हैं। पर्यावरण के कारक कौन कौन से होते हैं? तो मित्रों, 2 कारक होते हैं पर्यावरण के, अजैविक कारक और जैविक कारक। अब हमारा आगे का पूरा वीडियो अजैविक और जैविक कारकों पर रहने वाला है। इसके आगे जो वीडियो आएगा दूसरा, वो भी इन्हीं कारकों पर घूमेगा। ओके, इन्हीं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं बड़े अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अजैविक कारक में एक तो भौतिक कारक है, एक रासायनिक कारक। एक जैविक कारकों में उत्पादक वर्ग शामिल होता है, उपभोक्ता वर्ग शामिल होता है और विघटक वर्ग शामिल होता है। अब हम अध्ययन करेंगे भौतिक कारकों के बारे में, सबसे पहले अजैविक कारकों के अंतर्गत। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भौतिक कारकों में कौन कौन शामिल होता है ये आप जान लीजिएगा। भौतिक कारक क्या होते हैं मित्रों? तो ऐसे कारक जो अपने भौतिक गुणों के कारण पर्यावरण में उपस्थित जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक कहलाते हैं। क्या? ऐसे कारक जो अपने भौतिक गुणों के कारण प्रभावित किसको करते हैं? जीवों के जीवन को अगर प्रभावित करते हैं तो वे भौतिक कारक कहलाते हैं। और भौतिक कारकों में क्या क्या आता है? ताप, प्रकाश, जल, आर्द्रता, मिट्टी, प्रवाह, दबाव। नहीं समझ आया? अरे भाई, मैंने कहा था जो जैविक घटक होते हैं वो जैविक कारक होते हैं, जो भौतिक घटकों से मिलकर बना होता है भौतिक कारक होता है। मनुष्य है, जैविक घटकों से मिलकर बना हुआ है। और क्या है भाई, ये क्या इनसे प्रभावित होता है? मनुष्य का जीवन ताप से प्रभावित होगा, प्रकाश से प्रभावित होगा, जल से प्रभावित होगा, आर्द्रता से प्रभावित होगा। तो वही है, ऐसे कारक जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं वे भौतिक कारक कहलाते हैं।
इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम भौतिक कारकों में सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं ताप का। यहाँ से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो पूरे हम आगे अध्ययन करने वाले हैं ताप और प्रकाश इन दोनों से। आइए तो आगे बढ़ते हैं। भौतिक कारक ताप सबसे पहले ले रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इष्टतम तापमान क्या होता है। इष्टतम तापमान, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है परीक्षा में। ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो प्रत्येक प्राणी में ताप को सहन करने की एक सीमा या एक लिमिट होती है, जिसे क्या कहते हैं, ताप परिसर कहते हैं एक्चुअली। ओके, एक फिक्स ताप परिसर होता है, एक फिक्स टेम्परेचर की लिमिटेशन होती है जिसे किसी भी जीव का बॉडी सहन कर सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, इष्टतम तापमान कहते हैं। डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी रटने की जरूरत ना पड़े। इष्टतम तापमान, इष्ट माने कम, ऐसा कम ताप जिसे हमारी बॉडी क्या सहन कर सके या किसी भी प्राणी की बॉडी सहन कर सके, ऐसा ताप इष्टतम ताप कहलाएगा। ओके, इज दैट क्लियर। आगे बढ़े, क्लियर हो गया है तो कमेंट करें भाई। चलिए आगे हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं, देखिएगा, ताप सहनशीलता के आधार पर प्राणियों को दो प्रकार से बांटा गया है। ओके, सबसे पहले पृथुतापी आते हैं। तो पृथुतापी कौन होते हैं भाई? पृथुतापी ऐसे प्राणी होते हैं जो लंबे तापक्रम परिसर को सहन कर सकते हैं, वे पृथुतापी कहलाते हैं। जैसे कि छिपकली महारानी हुई, ओके, और ये महारानी हुई, ये दोनों ऐसी महारानियां हैं जो कि लंबे तापक्रम परिसर को सहन कर सकती हैं। इज दैट क्लियर मित्रों? एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, और याद रखिएगा हमेशा पृथुतापी क्या होते हैं। पृथुतापी में मनुष्य और छिपकली दोनों आते हैं, और ये लंबे तापक्रम परिसर को सहन कर सकते हैं। इसके बाद आता है पृथुतापी का बिल्कुल अपोजिट, तनुतापी। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो कि छोटे तापक्रम परिसर को सहन करे, ऐसे प्राणी तनुतापी कहलाएंगे। और तनुतापियों के एग्जाम्पल कौन है भैया? छिपकली है और दीमक है और मछली है। ऊपर कौन थी? एक ये वाली छिपकली थी, एक ये वाली छिपकली थी। ओके, इज दैट क्लियर? तो दोनों के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जाने लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आमतौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य के शरीर के लिए सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर के लिए सामान्य तापक्रम की सीमा होती है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। अर्थात ये ऐसा ताप है जहां, या फिर कहें ये ताप की एक ऐसी लिमिट है जहां पर मनुष्य का या मानव का शरीर अधिक सुखकारक माना जाता है और सर्वाधिक कार्यशील भी रहता है। ओके, कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य कि अधिकांश 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक, देखिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम और 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान सह नहीं सकते हैं अधिकांश जीव। यहाँ पर जीव होगा। ओके, क्योंकि इस तापमान पर या फिर इस तापमान की सीमा के बाहर उनकी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। इस लाइन का अर्थ है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर काफ़ी कम जीव हैं, न के बराबर, क्योंकि उनकी जैविक क्रियाएं नहीं चलती हैं हर एक जीव की। और फिर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर जीवों की जैविक क्रियाएं नहीं चलती हैं। इसीलिए सभी जीव जितने भी हैं वो सभी 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य अपनी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य है कि पौधों में भी अधिकांश जैविक क्रियाएं 0 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंतर्गत ही सुचारू रूप से चलती हैं। प्रश्न पूछ ले कि मानव में भाई जैविक क्रियाएं किस तापमान के अंतर्गत? भाई 0 से 50 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली, बिल्कुल, क्योंकि हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस मानव के लिए उत्कृष्ट ताप है, अधिक क्रियाशील और सुखकारक माना जाता है मनुष्य का शरीर इस तापमान पर। ओके, तो 0 से 50 की लिमिट में ही आ रहा है ना भाई 20 से 25 तो। और पौधे भी अपनी क्रियाएँ, जैविक क्रियाएँ 50 डिग्री 0 से 50 डिग्री सेल्सियस के मध्य अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन
कुछ पादपों की वृद्धि सभी पादपों की वृद्धि उच्च तापमान पर अधिक होती है या अधिक तीव्रता से होती है। इज दैट क्लियर? आगे है महत्वपूर्ण, प्रकाश गतिक्रम क्या होता है? ये प्रश्न मैंने वीडियो के शुरुआत में आपसे पूछा भी था कि प्रकाश गतिक्रम क्या होता है। तो अधिकांश निम्न श्रेणियों के प्राणियों में चलन प्रकाश से प्रभावित होता है। यह गति प्रकाश गतिक्रम कहलाती है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जो जीवन होता है वो प्रकाश के ऊपर ही डिपेंड करता है, बिल्कुल और बिल्कुल। ओके, प्रकाश की दिशा में ही वे चलते हैं, जैसा प्रकाश वैसी ही उनकी गति रहती है। इस के लिए प्रकाश गतिक्रम। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश अनुचालित प्राणी क्या होते हैं? तो प्रकाश अनुचालित प्राणी वे होते हैं जो प्रकाश की दिशा में गमन करते हैं। ओके, कहीं भी हो जहां प्रकाश उन्हें मिलेगा वे उधर ही गमन करेंगे। तो ऐसे प्राणी प्रकाश अनुचालित प्राणी कहलाते हैं। आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण पौधे सबसे ज़्यादा करते हैं और हरे रंग का बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ओके, हरे रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण बिल्कुल नहीं करेंगे पौधे, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण सबसे ज़्यादा करेंगे। आगे है महत्वपूर्ण कि सिगरेट बनाने में काम में लाई जाने वाली तंबाकू की पत्तियों का जो उत्पादन है वो कृत्रिम छाया में किया जाता है। ओके, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण पौधे सबसे ज़्यादा और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य का अवशोषण सबसे कम करते हैं। आगे प्रश्न आता है कि प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? तो मित्रों, प्रकाश की तीव्रता भी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। ओके, अगर प्रकाश की तीव्रता इतनी कम हो जाए कि मात्र इतना ही भोजन पौधा बना सके जितना कि उसे ज़रूरत होती है, ओके, तब प्रकाश की जो तीव्रता है यह संतुलन प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। कैसी? संतुलित प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। कितनी हो जाए प्रकाश की तीव्रता? इतनी हो जाए प्रकाश की तीव्रता जितनी पौधे को भोजन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो उस प्रकाश की तीव्रता को संतुलन प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। इज दैट क्लियर मित्रों? तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके बताएं सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई या नहीं। और पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा या फिर हमारी वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।